हेलो एवरीवन, होप आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही है इन द लॉकडाउन पीरियड। आज नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है। इट्स ऑन 26 जुलाई एंड मेंस इज बिटवीन 18 टू 23 जुलाई। तो आप सभी के पास अभी 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। चाहे आपके पास पीसीबी है या पीसीएम है, अपना टाइम टेबल बनाइए अकॉर्डिंगली और बाद में एनालाइज करिए कि आपने उन टॉपिक्स को कवर किया या नहीं किया। आप जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करने के बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर फॉर्मूलाज हैं तो राइट देम ओवर एंड अगेन प्रैक्टिस करने के लिए। आज जो टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिसिटी। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 11th की वेटेज हमेशा 12th से ज़्यादा रहती है। मोर ओवर आपने 12th अभी बोर्ड्स में प्रिपेयर किया है, तो 11th पे फोकस ज़्यादा रखिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। सो व्हेन वी स्टार्ट विद आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक ऑफ द चैप्टर पीरियोडिसिटी। नीट और मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एंथैल्पी बेसिकली हीट चेंज होता है, हमें आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। इट इज़ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। आयोनाइजेशन मीन्स आपने किसी एटम को आयोनाइज करना है, जो इलेक्ट्रॉन को आप जब रिमूव करोगे। सो बेसिकली ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, और ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। सो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ये जो फोर्सेस हैं, जो न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड क्यों बोला? क्योंकि गैसियस स्टेट में जो एटम्स होते हैं दे आर कंपेरेटिवली लूजली पैक्ड, जबकि सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो बहुत क्लोजली पैक्ड है एटम्स, लिक्विड में भी कंपेरेटिवली गैसेस के क्लोजली पैक्ड है। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे ये आपके पास एक एटम आपने लिया ए, रेंडमली आप कोई भी एटम लोगे ए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ए पॉजिटिव विच इज दी केटायन। और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है हम उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट वुड बी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन अगर आप इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, what you get? A2 positive, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है to remove the second electron from the most loosely bound electron from the atom, that is called as which energy? Second ionization energy. This is, इस तरह से जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, या यू कैन से when we remove the third most loosely bound electron, then the energy required would be termed as third ionization enthalpy. कलेक्टिवली हम इन्हें क्या कह देते हैं? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज IE1, सेकेंड के लिए जो रिक्वायर्ड है दैट इज IE2, थर्ड के लिए IE3। सो कलेक्टिवली दीज आर टर्म्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज हियर, एनर्जी रिक्वायर्ड है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो जो हम डेल्टा H कहते हैं विच इज चेंज इन एंथैल्पी, इट हैज़ टू वैल्यूज, नेगेटिव और पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एंड व्हाट आर नेगेटिव? When delta H is negative, that is called exothermic, in which energy is released, energy is given out. So अगर हम ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लें, यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। नाउ इसमें एक और क्वेश्चन आता है यहीं पे
जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दैट इज मोर देन सेकेंड एंड दैट इन टर्न इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों है? जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, व्हाट यू गेट? केटायन। जब केटायन बनेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ केटायन तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास सोडियम था, सोडियम से क्या बन रहा है? Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज एज इट इज रहेगा। सो अब न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा है दैट मीन्स न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू क्या होती जाती है? ज़्यादा हो जाती है। मोर ओवर इसमें आप एक और चीज़ ले सकते हो, जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे, इसको हम कूलम्स लॉ से ऐसे भी डिक्टेट कर सकते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज गिवन बाय Q1 Q2 and K is a constant divided by R square. Q1 and Q2 are the charges over these particles while R is the distance between them. Q1 and Q2 are the charges and R is the distance between them. It is according to the Coulomb's law, the force of attraction between the two particles, between the two charged particles basically. So that was the very first concept कि किस तरह से हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, which is the energy required to remove the electron from isolated gaseous atom. किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी दैट इज IE2। एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू ज़्यादा होती है बिकॉज जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो कैटायन बन जाता है। कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही कैटायन बनेगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई IE3 ग्रेटर देन IE2 दैट इज ग्रेटर देन IE1। आगे हमें पढ़ना है फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिपेंड। व्हेन वी स्टार्ट विद फैक्टर्स गवर्निंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। दीज आर द 5 मेजर फैक्टर्स। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, देन न्यूक्लियर चार्ज, देन स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, देन पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। वन बाय वन सारे फैक्टर्स देखते हैं जिन पर आयोनाइजेशन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। अभी आपको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया था दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन and inversely proportional to that force of attraction is inversely proportional to distance between them। बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सपोज इट इज लिथियम, सोडियम इज 281, पोटेशियम इज 2881। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बिकॉज शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। मोर ओवर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, द रिपल्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन का, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, कम। यहाँ से इस फॉर्मूला से भी क्लियर है जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मीन्स
more is the size, lesser is ionization energy. आप ये भी कह सकते हो atomic size inversely proportional to ionization energy. जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे उतना ही कम होगा और बहुत थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर, कैसे एटॉमिक साइज से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज करती है. सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, more will be the force of attraction of nucleus on the electron. उतना ही ज़्यादा force of attraction होगा between the nucleus and the electron, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा. हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, जैसे एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी. थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं, इन दी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड or screened from the nucleus by inner shell electrons. This is called as shielding effect या screening effect. Due to this जो outermost electrons हैं, because ये shield हो रहे हैं from the nucleus, screen हो रहे हैं, तो उतना nuclear charge ये feel नहीं करेंगे. और जो actual charge that is felt by the electron, उसे हम कहते हैं effective nuclear charge. So effective nuclear charge is the actual charge which is felt by the electron. हम effective nuclear charge की value भी लिख सकते हैं like Z effective, which is the effective nuclear charge. It is equal to total nuclear charge minus screening constant. ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम स्लेटर्स रूल से निकालते हैं. दैट विल कम इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. नाउ अगर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल इज लार्ज, तो स्क्रीनिंग भी ज़्यादा होगी. अगर स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑल्सो डिक्रीज. सो दैट वाज द थर्ड फैक्टर विच इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. Now we will discuss the fourth and the fifth factor. When we start with the fourth factor, that is penetration effect of electrons. हमने previous atomic structure chapter में पढ़ा है. In the multi electron atoms, जो multi electron atoms होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल. हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है. तो जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नियर द न्यूक्लियस. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं दे आर मोर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. मीन्स अगर ये न्यूक्लियस है तो जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के अराउंड रहने की. इट इज़ मोर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ये प्रोबेबिलिटी p, d, f की तरफ जाते जाते डिक्रीज कर जाएगी. अगर s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर पेनिट्रेटिंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का होल्ड इस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है दैट विल बी फर्मली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो
आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली जब हम S से P, D, F में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस का होल्ड इन पर कम हो जाएगा, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो जो इलेक्ट्रॉन S में है they would have more ionization energy as compared to the electrons present in P, D, F orbitals. Next factor है which is the last factor, that is electronic arrangement. हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं। नाउ हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का डुप्लेट या ऑक्टेट फुली फिल्ड होता है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NH2 NP6, दे हैव फुली फिल्ड अरेंजमेंट। अगर इनमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो ये हाईली स्टेबल है, और जो स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये भी कह सकते हैं हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड configurations are highly stable, so they would have high ionization energy. हम इसमें और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लाइक दिस इज बेरिलियम एंड हेयर इट इज़ मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, दोनों फुली फिल्ड। मैग्नीशियम इज 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, फुली फिल्ड। सो जो फुली फिल्ड कन्फिगरेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आइडियली दिस इज नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। आइडियली अगर हम देखें, जब हम ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाते हैं, लाइक व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, बिकॉज नाइट्रोजन में देयर इज 2p3, ये हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 है, तो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होने की वजह से ये हाईली स्टेबल होगा। स्टेबल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। इसके बाद हमें पढ़ना है कि हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी चेंजेस डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस पीरियड। पहले हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लें, एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे हमने एल्कली मेटल्स कंसिडर किए। जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं, हमने इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, शेल्स का नंबर इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। Shielding effect is what? The repulsion of outer shell electrons by the inner shell electrons. Third, जब हम down the group जाते हैं तो nuclear charge भी increase करता है। तीनों factors down the group जाने पे increase कर रहे हैं, जैसे shells बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 shell थे, यहाँ 3 shell थे, यहाँ 4 shell थे, shielding effect भी बढ़ रहा है, nuclear charge भी बढ़ रहा है, but the effect of increase in the number of shells and increase in shielding effect that will dominate over the nuclear charge। तो उससे क्या होगा, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, लाइक दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर इट इज द इलेक्ट्रॉन, जब साइज इंक्रीज होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी हेल्ड लेस फॉर्मली बाय द न्यूक्लियस। हम ये भी कह सकते हैं क्या न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट। सो down the group size increases, so ionization energy will decrease. That is the variation of ionization energy across top to bottom
down the group. अब हम देखेंगे variation of ionization energy across period. Second period के elements लेते हैं. For example, it start with lithium, then we have beryllium, boron, then we have carbon, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्टली वी हैव नियॉन. हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए लिथियम टू नियॉन. अगर हम देखें, अगर आप लिथियम टू बेरिलियम जा रहे हो तो आयोन लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, ये हम पढ़ चुके हैं. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. दिस इज अ जनरल ट्रेंड. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे साइज डिक्रीज होगा. अगर साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है और आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज. इट्स अ जनरल ट्रेंड दैट विल हैपन जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं. अगर हम इंडिविजुअली कुछ पोर्शन कंसिडर करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी. बट व्हेन वी गो फ्रॉम बेरिलियम टू बोरोन, जब आप बेरिलियम से बोरोन की तरफ जा रहे हो, ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा आयोनाइजेशन में डिक्रीज हम ऑब्जर्व करेंगे. उसका क्या रीजन है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 फुली फिल्ड स्टेबल. बोरोन इज एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2px1. नाउ लाइक दिस, क्योंकि ये s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल और इसकी आयोनाइजेशन बोरोन के कंपैरिजन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. 2 न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है. नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें, जब हम बोरोन से कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ गए, बोरोन टू कार्बन एंड देन टू नाइट्रोजन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. लेकिन जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4. चाहे ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से स्मॉल है, उसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड. पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है. हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी. जब आप ऑक्सीजन से फ्लोरीन जा रहे हो, साइज घट रहा है, आयोनाइजेशन डेफिनेटली इंक्रीज करेगा. और नियॉन की तो आयोनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ नोबल गैस, इट हैज़ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ हाईली स्टेबल. स्टेबल होने से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप एज वेल एज अक्रॉस द पीरियड. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट related to the topic of ionization energy. I will also give some sort of questions in the next video that are based on this ionization energy. इसे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना because it is a very good topic for your mains as well as NEET examination. That's all about this topic. In the next video we will cover electron gain enthalpy. Till then keep on revising. Thank you.